दिल्ली शराब घोटाले में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी में पेशी होनी थी। केजरीवाल को 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचना था, लेकिन पेशी पर न पहुंचकर केजरीवाल मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने पहुंच गए। जाते जाते ईडी को 2 पन्नों की चिट्ठी भेज दी। उसमें लिखा, इसलिए नहीं आ रहा हूं क्योंकि ईडी का समन ही गैरकानूनी है और राजनीति से प्रेरित है। सवाल ईडी को पूछने थे, लेकिन सवाल केजरीवाल ने पूछ डाले। चिट्ठी में लिखा, ये तो बताओ मुझे किस हैसियत से बुला रहे हो, सीएम के तौर पर या पार्टी संयोजक के तौर पर? ये भी बताओ कि शराब मामले में मैं गवाह हूं या संदिग्ध हूं। आरोप भी लगाया कि ईडी की ये सारी बयानबाजी बीजेपी के इशारे पर उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने की स्टाइल है। और अब से थोड़ी देर पहले केजरीवाल ने एमपी में चुनाव प्रचार करते वक्त कहा कि पता नहीं नतीजे वाले दिन कहां रहूं, जेल में रहूं या कहीं और रहूं। शराब घोटाले में केजरीवाल से 16 अप्रैल को सीबीआई ने भी पूछताछ की थी और 9 घंटे तक की थी। हालांकि तब उन्हें सवाल जवाब से वैसा कष्ट नहीं था जैसा आज ईडी पूछताछ को लेकर दिखा है। आगे इसकी वजह पर भी बात करेंगे, लेकिन केजरीवाल के आज के एटीट्यूड को बीजेपी ने उनका डर कर भागना बता दिया है। पार्टी ने केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन भी किया और कहा कि कट्टर ईमानदार होते तो सवालों का सामना करते। आज जो किया वो कट्टर बेईमान और कट्टर बेशर्मी है। ईडी केजरीवाल से पूछताछ नहीं कर पाया तो ऐसा नहीं है कि उसका आज का दिन खाली गया। उसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के 9 ठिकाने छान डाले, वहां छापेमारी की। वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी ताबड़तोड़ बयान दी है। आरोप लगाया कि ईडी का सारा प्लान केजरीवाल की गिरफ्तारी का था और उसके लिए उसे बीजेपी ने ग्रीन सिग्नल दिया था। आम आदमी पार्टी ने इस आरोप को दम देने के लिए सांसद मनीष तिवारी के 29 अक्टूबर के एक बयान का भी हवाला दिया, जिसमें वो कह रहे थे कि केजरीवाल का भी नंबर आ गया है। तो जानेंगे कि केजरीवाल का नंबर कहां से डायल हुआ और इस आरोप में कितना दम है कि 24 के खेल में ईडी भी एक खिलाड़ी है। जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे, मुझे नहीं पता मैं जेल में होऊंगा कि मैं बाहर होऊंगा। उन्होंने ये कहा है कि जो सम्मन है ये गैर कानूनी है। आपके पास इस सम्मन को देने का अधिकार नहीं है, आप इस सम्मन को विड्रॉ कीजिए। अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से भाग रहे हैं। जांच से भागना एक तरह से ये एक्सेप्ट करना होता है कि हाँ मैंने गलती की है। जब भारतीय जनता पार्टी का इन एजेंसियों से कोई लेना देना नहीं है, सवाल एजेंसियों पे उठता है। जवाब देने भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों सामने खड़े हो जाते हैं? किसी भी संबंध में ईडी अगर समन भेजती है तो वो तथ्यों के आधार पर। मनोज तिवारी को पता है कि अब ईडी जो है अरविंद केजरीवाल जी को बुला के उनको गिरफ्तार करेगी। इससे पता चलता है कि सारा का सारा मामला राजनीतिक है। जब से मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह पकड़े गए, तब से मैं कह रहा हूं कि मास्टरमाइंड इसके अरविंद केजरीवाल दिखते हैं हमको। आज ये अंतर करना मुश्किल है कि ईडी ही भाजपा है या भाजपा ही ईडी है। बिना कि अरविंद केजरीवाल की जानकारी के अंदर ये फैसला हो गया, तो इस पूरे मामले की अगर कोई किंगपिन है तो वो अरविंद केजरीवाल है। आपकी तो यही इच्छा है ना कि चुनाव तक अपोजिशन नहीं रहना चाहिए, हम दो हमारे दो रहेंगे। ईडी का तो काम है कि क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना और कल्प्रिट को अगर वो है तो जेल तक भेजना। जब ये पॉलिसी विड्रॉ होती है तो उसी से साफ हो जाता है कि दाल में काला। ये 300-400 करोड़ का मामला नहीं है हजूर, ये 30-40 हजार करोड़ का मामला। तोता कहिए या फलाना कहिए, ये घूम रहे हैं तो बीजेपी घूम रही है, ईडी नहीं है। उधर मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बोले हैं अरविंद केजरीवाल, जिस दिन नतीजे आए पता नहीं कहां रहूंगा, पता नहीं मैं जेल में या कहां रहूंगा। ईडी के समन पर केजरीवाल का ये बयान है। हर दिन गिरफ्तारी की धमकी देते हैं, शरीर गिरफ्तार कर लोगे सोच नहीं, ये केजरीवाल ने कहा है। अब ये धमकी दे रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं।
दिल्ली के अंदर रोज खड़े होकर धमकी दे रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार? अन्ना आंदोलन से निकले हुए हम लोग, रामलीला मैदान आप लोग देखते होंगे टीवी के ऊपर। रामलीला मैदान की स्टेज के ऊपर कौन बैठता था? मैं बैठता था, सतेंद्र जैन बैठता था, मनीष सिसोदिया जी बैठते थे। स्टेज पे बैठे हुए सब लोगों को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन जो करोड़ों लोगों की भीड़ रामलीला मैदान में आई थी उनको कैसे गिरफ्तार करोगे? जवाब तो तुम लोगों को देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हमें गिरफ्तार कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, केजरीवाल जेल जाने से नहीं डरता। तो इसी पर बड़ी बात होगी, क्यों नहीं गए ईडी के संबंध पर, क्या राजनीति है, बीजेपी पर क्या क्या आरोप है, कौन कौन खास मेहमान है, मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं। धीरेन्द्र कुमार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ जी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की। मेरे साथ अतुल लोंडे पाटिल जी है, प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के। और मेरे साथ एक खास मेहमान है बांसुरी स्वराज। बांसुरी, बहुत बहुत स्वागत है, आज पहली बार आप मेरे शो में आई है। मुझे 95 का वो दिन याद है जब मैं सुषमा जी की बाइट लेने रोज आपके घर आया करता था लोधी स्टेट के अंदर, और मुझे आप वहाँ मिलती थी। अब शायद ऐसा लग रहा है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ या समय का चक्र चल रहा है, लेकिन आपका बहरहाल बहुत बहुत स्वागत है। आप प्रखर वक्ता हैं, टेलीविजन पर वैसी ही दिखेंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और प्रियंका जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, क्यों नहीं गए केजरीवाल जी? सिद्धू साहब कह रहे हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। सभी को नमस्ते दीपक जी। हम तो लगातार, पिछली बार उन्होंने बुलाया था तो हम गए थे। इस बार इनका जो नोटिस आया उसमें बहुत सारी टेक्निकल मिस्टेक्स हैं। उसमें ये नहीं पता कि विटनेस के रूप में बुलाया है या अक्यूज्ड के रूप में। उसमें ये नहीं लिखा कि सीएम को बुलाया है या राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी को। उसमें बहुत सारी, और ये एक सोची समझी साजिश थी ताकि हमने जो लाइनअप किए हुआ है, हम चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल जी जाकर प्रचार न कर पाएं। तो हम ऐसी चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। और वैसे भी आप देखिए, आज तक चवन्नी नहीं मिली किसी से, चाहे सतेंद्र जैन जी हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे संजय सिंह जी हो, कहीं कुछ मिल नहीं रहा। बस जो मिलता है डिबेट में प्रवक्ताओं को मिलता है, वो आके एक फिगर बचा जाते हैं, इतना मिला उतना मिला। ना कोर्ट के ऑर्डर में कहीं लिखा होता है, ना कहीं और कुछ है। तो हम अपने काम थोड़ी रोक देंगे। हम गए हैं, अपने काम कर रहे हैं। अब ये ठीक नोटिस भेजेंगे तब आगे विचार किया जाएगा लीगल टीम के साथ। तो मतलब ये बचने और की वैसे कोशिश तो एक बात और बता दूं दीपक जी, मैंने एक बयान सुना अभी, एक भाजपा प्रवक्ता का आप प्ले कर रहे थे, मैं देख नहीं पा रही, पर मैंने सुना, जहां वो कहते हैं कि ये बचने की कोशिश है। जो सवाल आपने भाजपा के प्रवक्ता जो पूछ रहे थे वो किया। ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसआईटी बिठाई थी 2002 में। प्रधानमंत्री मोदी ने वो समन्स नहीं अटेंड किए थे। तो उसका मतलब क्या वो उसमें वो आरोप साबित हो गया? आप ठीक सम्मन भेजिए, उसके बाद हम विचार करेंगे। बांसुरी स्वराज जी, क्या कहेंगी इनके इस तर्क पे कि कुछ चवन्नी तक नहीं मिली आज तक? जी बिल्कुल सरासर झूठ है। आज के दिन आप ये देख लीजिए कि देश की प्रत्येक कचहरी, यानी ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तीनों का मानना है कि प्राइमा फेसी सबूत हैं, एविडेंस हैं आम आदमी पार्टी के लीडर्स को समन करने के लिए। जहां तक बात कर रही हैं प्रियंका जी समन्स की, तो ईडी के समन जो हैं वो सेक्शन 50 ऑफ पीएमएलए एक्ट के तहत हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 के तहत अनिवार्य है कि केजरीवाल जी जाकर इस समन की जवाबदेही दें और ईडी के समक्ष पेश हों। मैं केवल 2 लाइनें पढ़कर आपको सुनाना चाहूंगी कि सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 ये कहता है, ऑल द पर्सन सो समन्ड shall be bound to attend in person or through authorized agent as such officers may direct and shall be bound to state the truth। सेक्शन 50 के अंडर ये पावर है कि ईडी आपको समन कर सकती है, और ईडी के ऊपर ये अनिवार्य नहीं है कि वो ये बताए कि आप अभियुक्त हैं या आपको एज अ साक्ष्य बुलाया जा रहा है। देखिए, तफ्तीश में ही पता चलेगा ना कि आप अभियुक्त हैं या आपको एक साक्षी के तौर पर बुलाया जा रहा है।
आम आदमी पार्टी के लीडर, खास करके आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी तो हमेशा कह रहे थे कि मैं जांच से डर नहीं लगता, ईडी मुझे बुला ले, मैं जाकर पेश होऊंगा। लेकिन आज वो भाग क्यों उठ गए, उन्होंने पलाय क्यों करा? क्यों? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। आज या तो ये उनके अहंकार की चरम सीमा है कि उन्होंने पॉलिटिसाइज कर दिया ईडी को भी और ये कह दिया कि आपने तो बीजेपी के इशारे पे ये समन भेजा है, या फिर ये उनकी कायरता का पर्याय है जहां पर वो कह रहे हैं हाँ मैं आऊंगा, लेकिन फिर वो भागकर मध्य प्रदेश चले जाते हैं और ईडी की तफ्तीश में जुड़ते नहीं है, जबकि उन्होंने मीडिया के समक्ष और जनता के समक्ष कहा था कि हाँ हम जांच में जुड़ेंगे। दीपक जी, ये देखने वाली बात है, जब मनीष सिसोदिया जी की बेल याचिका की बहस हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो एक सवाल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ही पूछा था कि जब पूरे के पूरे स्कैम का, भ्रष्टाचार का पैसा आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो आम आदमी पार्टी भी इस स्कैम में अभियुक्त बननी चाहिए। यानी अरविंद केजरीवाल जी क्योंकि मुखिया हैं आम आदमी पार्टी के, इसलिए उनको जवाबदेही देनी पड़ेगी ताकि वो भ्रष्टाचार का पैसा कहाँ गया। दूसरी बात, वो मुखिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते आम आदमी पार्टी की सरकार के भी। जब उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इतना बड़ा स्कैम करते हैं जहां 338 करोड़ की मनी ट्रेल एस्टैब्लिश होती है, ये मैं नहीं कह रही, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, तो मुझे बताइए क्या ये संभव है कि ये बिना केजरीवाल जी की स्वीकृति के, बिना उनकी जानकारी के या बिना केजरीवाल जी की सहमति के हुआ? जवाब दीजिए प्रियंका जी, फिर मैं अतुल जी के पास जाऊंगा। अतुल जी से भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। प्रियंका जी पॉइंटेड बात बास्तुरी ने कही है, उनका कहना है कि बताइए 338 करोड़ रुपए इसका जिक्र, कितना फायदा हुआ, उसमें सब कैलकुलेशन किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद ये फिगर जो है कोड हुआ है। मनी ट्रेल तो है ना, पैसा कहां गया इसका करना है। और क्या मुख्यमंत्री के तौर पर मनीष सिसोदिया ने खुद ने फैसले ले लिए, अरविंद केजरीवाल जी इन्वॉल्व नहीं थे प्रियंका जी उसमें? दीपक जी, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि ये 338 करोड़, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहती हूँ कि ये 338 करोड़ मनी ट्रेल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने, डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट ने, जिनको 3 बार इलीगल एक्सटेंशन दी भाजपा ने, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो 10 कंपनियों ने 8 महीने में प्रॉफिट बनाया 338 करोड़, वो शायद प्रोसीड ऑफ क्राइम हो सकती है। तो ये उनका तर्क है जो इस्टेब्लिश नहीं हुआ, एक भी चवन्नी मनीष जी तक नहीं है, ये इसमें लिखा भी हुआ है। मैं आपसे आग्रह करके पैरा 10 और पैरा 12 जजमेंट का पढ़ने को जरूर कहूंगी, पर एक संक्षेप में आपको मैं और चीज बताना चाहूंगी पीएमएलए एक्ट के बारे में। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पीएमएलए की प्रोविजन है जिसमें आपके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है और आपको अपने आप को खुद ही बेगुनाह साबित करना होता है, प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी नहीं होती आपको कसूरवार साबित करने की, ये प्रावधान अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। साथ में बेल के ही स्टेज पे अगर एक जज को सेटिस्फाई करना होगा 51,000 डॉक्यूमेंट्स जो ईडी ने सबमिट किए हैं और साथ ही जो 500 विटनेस ईडी में सबमिट किए हैं बेल की स्टेज में, ये प्रावधान अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पर 2019 में एक बैकडोर के द्वारा भाजपा ये एक अमेंडमेंट ले आती है जो इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को रिवाइव कर देती है और ये वाला मसला अलग से सुप्रीम कोर्ट में 7 जज बेंच के आगे पेंडिंग है। हम इसी वाली प्रोविजन में पकड़े गए हैं, पकड़े के गए, हम पे थोपी गई है ताकि हम फंसे रहें ये 500 विटनेस के एग्जामिनेशन में और 51,000 डॉक्यूमेंट्स के बेल के ही स्टेज पे। ये हो रहा है, तभी कोर्ट ने कहा कि अब तुम 8-10 महीने मत लगा देना, ये कोर्ट 2 मिनट भी ट्रायल कोर्ट में नहीं टिकेगा, इसको तुम 6 महीने के अंदर खत्म करो केस को। ठीक है, अतुल लोंढे पाटिल जी, आप ही ने कंप्लेन करी थी इसकी बकायदा, तो इस मामले में आप केजरीवाल जी के साथ हैं या केजरीवाल जी के खिलाफ हैं? और क्या केजरीवाल जी को सताया जा रहा है या ईडी गलत केस कर रही है? क्योंकि मुझे याद है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शिकायत दर्ज कराई थी बकायदा कि ये शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल जी ने किया। दीपक जी, हम तो ईडी के राजनीतिक इस्तेमाल के खिलाफ है। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कह रहे हैं, और मेरा सवाल ये आपसे भी है, और जो बहुत, मैं क्योंकि टेक्निकलिटी में जाऊंगा नहीं, सेक्शन 15, सेक्शन 90, सेक्शन 20 उसमें जाऊंगा नहीं, मैं कुत्तों की तरह सूंघते हुए गली गली जो है, जहाँ जहाँ विपक्ष की सत्ता है या जहाँ जहाँ विपक्ष मजबूत है, वहाँ कुत्तों में गली गली सूंघते हुए घूम रही है, जबकि हेलीकॉप्टर से जितने भाजपा के नेता आ रहे, बड़े बड़े बक्से आ रहे, उसकी जाँच क्यों नहीं हो रही है? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे हमारे महाराष्ट्र में किरीट सोमैया जी है,
उन्हें पहले ही पता चल जाता था कि ईडी यहाँ पर आने वाली है, इनकम टैक्स इनके घर आने वाली है, उनको अरेस्ट होने वाली है, इनको अरेस्ट नहीं होने वाली है। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किरीट सोमैया कहते थे और वैसा हो जाता था। वैसे और भी एक आरएसएस के व्यक्ति है, वो भी ट्वीट कर देते थे सुबह। इसी तरह का एक बयान जो है मैंने आपके इसमें जो है देखा है। और आज राजस्थान में एक ईडी का अफसर घूस लेते हुए राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो में पकड़ा गया है। तो क्या ये चुनाव आते समय या फिर इसका जो राजनीतिक इस्तेमाल होता है, इसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए? बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में प्रियंका कक्कड़ जी ने बता दिया। आपकी बात वैलिड है, लेकिन अतुल भाई आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं महिलाओं को आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं। मेरा सवाल बड़ा सीधा है। कांग्रेस के हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी पर यह आरोप दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने औपचारिक तौर पर लगाए थे कि यह शराब घोटाला हुआ है। क्या दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी गलत थी? आज आप केजरीवाल जी के समर्थन में खड़े हैं। देखिए दीपक जी, आरोप लगाए थे, उसकी जांच करने के लिए कहा था। जांच ही तो हो रही है। लगाए, उसका फायदा लेकर किसी पार्टी को नहीं 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 दीपक जी, इसे जांच नहीं कहते हैं, इसे जांच नहीं कहते हैं। शिवसेना के ऐसे कई विधायक हैं महाराष्ट्र में जिन्हें आउटवर्ड इनवर्ड नहीं है, ऐसे नोटिस ईडी ने दे दिए और बेचारे डर के मारे चले गए सूरत वाया गुवाहाटी, गोवा और बॉम्बे। ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और जब यही व्यक्ति बीजेपी में शामिल हो जाते हैं या बीजेपी के साथ घुमाइए नहीं कर लेते हैं, मेरा बड़ा सीधा सवाल है। नहीं होती है। आपने आरोप लगाए अरविंद केजरीवाल पे, तो आप पे कोई तथ्य होंगे ना कि उन्होंने शराब घोटाला किया है। ये आप ही के आरोप है, मैं नहीं बोल रहा हूं। आप चले जाइए, आपके बयान है। मुझे और सुखपाल खेरा की गिरफ्तारी पर आपने बोला कि आम आदमी पार्टी राजनीतिक विद्वेष से काम कर रही है। यहां पे क्या हो रहा है ये बताइए। आप केजरीवाल जी के साथ हैं या आप ये मानते हैं कि डीपीसीसी ने जो कहा है कि केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने शराब घोटाला किया है वो सही था, या आज आप सही हैं, केजरीवाल जी सही हैं? मैंने आपको एकदम सीधे, स्पष्ट और एकदम आसान भाषा में बताया कि ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का जो राजनीतिक इस्तेमाल है उसके खिलाफ है। मुझे बताइए कितना, 1-1.5 साल से ज़्यादा हो गया, क्यों ऐसा कहना पड़ा कोर्ट को कि आप 6 से 8 महीने में इस पूरी इंक्वायरी को ख़त्म करो? तो आरोप एक बात अलग है, लेकिन जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह से तकलीफ दी जा रही है, उस तकलीफ के लिए हम हमारे इंडिया गठबंधन के हर साथी के साथ में ताकत से खड़े हैं। आधे अधूरे मन से ये इंक्वायरी नहीं हो रही है दीपक भाई, आधे अधूरे मन से आप समझ लीजिए। नहीं नहीं, कुत्तों की तरह देखिए इस्तेमाल क्या किया शब्द। हम काफी सभ्य लोग हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी पार्टी हमें फोन करके बताती है कि ये हमारा काम नहीं है। लेकिन अगर हमारे भूपेश बघेल जी को ये कहना पड़े कि गली गली में कुत्तों की तरह सूंघते हुए ईडी अगर घूम रही है, तो ये राजनीतिक इस्तेमाल नहीं है। जब कोई जिसके ऊपर आप आरोप करते हो आपके पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसकी इंक्वायरी खत्म हो जाती है। ये कौन सी इंक्वायरी है? और ये कौन सा आप बता रहे कि आरोपों की जांच हो रही है? आरोपी की जांच नहीं हो रही है, तकलीफ दी जा रही है, खत्म करने की कोशिश हो रही है विपक्ष को। ठीक है, और आप तो चाहती हैं, आप चाहती हैं कि विपक्ष रहिए ना, आम आदमी वाले भी जेल में चले जाएं, हेमंत सोरेन जी भी जेल में चले जाएं, यही तो आरोप लगा रहे हैं। उसके बाद डीएमके के नेता भी चले जाएं, सब चले जाएं। आप तो चाहते हैं विपक्ष रहे ही ना, इसीलिए तो सिर्फ हो रहा है बातुरी जी, यही आरोप लग रहा है आप पर। और यही अतुल लोंडे पाटिल जी कह रहे हैं, हालांकि उन्होंने भी शिकायत की है। जी, सरासर झूठा आरोप है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह इंडिया अलायंस और ये सारी ऑपोजिशन विपक्ष की पार्टियां जब इनकी सरकार बनती है तो ये किस तरह लोकतंत्र का दमन करते हैं और ऑपोजिशन का दमन करते हैं। मैं अतुल भाई से ही शुरू करती हूँ। कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी मई 2013 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जस्टिस लोढ़ा की बात थी कि सीबीआई एक केज पैरेट की तरह है और आप सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब हम आते हैं आम आदमी पार्टी पे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी पंजाब में, उन्होंने क्या किया? कुमार विश्वास जी ने कुछ कह दिया जो उनके कानों को कर्कश लगी। आम आदमी पार्टी के लीडर्स को पंजाब पुलिस को भेजा गया उनके घर पर दस्तक देने के लिए। हमारी पार्टी के लीडर तेजिंदर सिंह बग्गा जी को, उनको भी गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली कौन आती है? आम आदमी पार्टी के इशारे पर पंजाब पुलिस आती है। आपकी एक सहयोगी पत्रकार जिन्होंने शीश महल का एक्सपोजे करा, उनको एक झूठे क्रिमिनल केस में पंजाब पुलिस आम आदमी पार्टी के इशारे पर फंसाती है। अगर हम बात करें तृणमूल कांग्रेस की,
तृणमूल कांग्रेस के शासन में शुभेंदु अधिकारी जो नेता प्रतिपक्ष है उन पर पर्सनली 27 एफआईआर लगाई जाती हैं। आज उनके पूरे परिवार, यहां तक कि उनकी भाभी तक पर एक एफआईआर डाल दी गई है। तो एक जो ये आरोप लगाने से पहले मैं ये कहूंगी, कृपया अपने गरेबान में झांक कर तो देखिए। ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है और हाँ, जहां तक ये बात हो रही है विपक्ष के सभी नेताओं पर जांच हो रही है, अरे भाई यदि आप कुकर्म करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज तो आपके घर पर आके दस्तक देंगी ना। ये कैसी चोरी और फिर सीना चोरी? बताइए अतुल जी, पिंजरे का तोता तो कांग्रेस के समय ही कहा था ना, और भाई बीजेपी ने भी आपसे सीखा है ना। आप ऐसे जो सीबीआई को, कभी आईटी को, कभी ईडी को, अरे सीखा तो इन्होंने आपसे ही है सर। गुरुकुल बन गया, चेला चक्कर रह गया, चेला चक्कर बन गया यहाँ पर। आपसे सीखा इन्होंने। हमने कुछ नहीं सीखा भाई, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास वाले हैं। सुनिए ना, आप सुषमा जी की पुत्री है, आप तो कम से कम संयम रखिए। आपकी माताजी बहुत बड़ी नेता थी देश की, और शायद उन्हीं के संस्कार में आप बड़ी हुई है। तो मेरे कुछ 2-3 चीज़ों का सवाल दीजिए, आप जवाब दीजिए। स्ट्रिक्चर पास हाईकोर्ट ने तो कई बार किए हैं, ये 9.5 साल में तो बहुत गहरे स्ट्रिक्चर पास किए, वो बात छोड़ दीजिए। मेरा एक सिंपल सवाल है, भावना गवली जी सांसद है हमारे यहाँ से, महाराष्ट्र से, वो एब्सकॉन्डिंग थी 100 करोड़ के, इसमें उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। वो देश के प्रधानमंत्री के घर पर निकलती है और वहाँ राखी बांधती है, एब्सकॉन्डिंग आरोपी, उसकी इंक्वायरी खत्म। हेमंत बिसाव शर्मा पे आरोप थे, हेमंत बिसाव शर्मा की इंक्वायरी ईडी कर रही थी, वो बन गए मुख्यमंत्री। अजीत दादा पवार को 27 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री भोपाल से कहते हैं इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है, 70,000 करोड़ का एक अलग सिंचाई घोटाला और 25,000 करोड़ का एक डीसीसी बैंक का घोटाला, कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला। और 2 अगस्त को वो शपथ लेते हैं, उन्हें केवल उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, तो उनके हाथ में तिजोरी की चाबियां दी जाती है। ऐसे टीडीपी के 4 सांसद है, तृणमूल कांग्रेस के हैं, देश भर में ऐसे कई उदाहरण है। और महाराष्ट्र में तो 40 उदाहरण, तो 40 और 40 80 विधायकों के उदाहरण है जिनके ऊपर ईडी की इंक्वायरी चल रही थी, इनकम टैक्स की रेड हुई थी। अब क्या यामिनी जाधव से लेके यशवंत जाधव से, सब हमारे जान पहचान के लोग हैं, यहाँ राजनीति साथ में करते हैं हम लोग। ये लोग कैसे पवित्र हो जाते हैं? अब बताइए मुझे। तोता कहा था, लेकिन यहाँ तोते में जान है ना मोदी जी की। उसने 32,000 करोड़ का घोटाला आया है, जिसमें दिखता है शेल कंपनीज का पैसा आया है, 12,000 करोड़ ओवर इनवाइसिंग करके देश के आम आदमी का बिजली का बिल बढ़ाया, उसकी इंक्वायरी नहीं करते। नो इंक्वायरी नो करप्शन, ये पॉलिसी है बीजेपी की। आज शायद सुषमा जी होती ना तो जरूर मोदी जी से सवाल पूछती, जैसे सत्यपाल मलिक जी पूछ रहे हैं। उन्होंने 300 करोड़ के आरोप लगाए हैं राम माधव पर, राम माधव को आपने साइलेंट कर दिया। 150 करोड़ के 2 आरोप है, गई ईडी वहां पर, और आप कहते हैं इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है अतुल भाई, बात अलग है, मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूं। अतुल भाई आप गुस्से में हैं, एक बयान आया है कांग्रेस के ऊपर। नहीं दीपक भाई, मेरी छोटी बहन है बांसुरी जी, मेरी बहन है, और मैं सुषमा स्वराज जी का बहुत सम्मान करता हूं। जब वो नेता मैं आपको एक थोड़ा रिलीफ के लिए मैं आपको एक अच्छा बयान दिखाता हूं कांग्रेस के नेता का, एक अच्छा बयान दिखाता हूं। अब बताइएगा कौन सही बोल रहा है, अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है या अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं जो आरोप संदीप दीक्षित लगा रहे हैं। संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि भगोड़े की तरह क्यों भाग रहे हैं केजरीवाल, पार्टी और सरकार के मुखिया केजरीवाल हैं, इसलिए सवाल जवाब तो होना चाहिए। दोनों हालात में सवाल उनसे ही होंगे, ये भी कहा है संदीप दीक्षित ने। केजरीवाल की चिट्ठी बिना सर पैर की है जो उन्होंने ईडी को लिखी है, ये संदीप दीक्षित जी ने कहा है। अब संदीप दीक्षित जी शीला दीक्षित जी के बेटे हैं, कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ये कहूंगा तो गलत नहीं होगा। आइए सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा, उसके बाद अतुल भाई से एक और सवाल हो। आम आदमी पार्टी की सरकार में परिंदा भी पर नहीं मारता, अरविंद केजरीवाल की हामी भरे, वो दस्तखत करें या ना करें, तो दोनों रूप में वो आम आदमी पार्टी के भी सर्वे सर्वा हैं और सरकार के भी सर्वे सर्वा हैं। तो अगर सरकार पे और पार्टी पे दोनों पर अगर किसी चीज़ पर तहकीकात होती है तो स्वाभाविक है कि अरविंद केजरीवाल पर भी सवाल पूछे जाएंगे। अब वो तो भगौड़े की तरह भागते हुए दिख रहे हैं भाई मुझे। तो मैंने वो पत्र पढ़ा जो बिल्कुल मतलब न सर पैर का पत्र है, लिख रहे हैं कि साहब इसमें कोई तथ्य नहीं। अरे आप तय करोगे तथ्य क्या, या पुलिस तय करती है तथ्य? तो ठीक है अतुल भाई, ये सुन लिया आपने संदीप दीक्षित का। सिद्धू साहब क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए आप। सिद्धू साहब को भी आप बीजेपी से लेके गए। जब ये पॉलिसी विड्रॉ होती है
तो उसी से साफ हो जाता है कि दाल में काला। ये 300-400 करोड़ का मामला नहीं है हुजूर, ये 30-40 हजार करोड़ का मामला। अब दो आपके वजनदार, शानदार, जानदार, वजनदार नेता ये कह रहे हैं अतुल लोंढे पाटिल जी, अब बताइए अब क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा है, आपने वजनदार, जानदार, शानदार कह दिया, मैं समझ रहा हूं बातों को दीपक जी, और जनता भी, दर्शक भी समझ रहे। मेरा कहना यही है कि आरोपों की जांच होना अलग बात है। अरविंद केजरीवाल जी ने जाना चाहिए, हमारे ऊपर इतने आरोप हुए, हमारे शीर्ष नेताओं पर आरोप हुए, 50-50 घंटों तक उन्होंने जवाब दिया है। वो खुद गए हैं, सोनिया जी की तो तबीयत आप सबको पता है, पूरे देश को पता है कितनी खराब उनकी तबीयत है, कौन से तकलीफ से वो गुजर रही है, वो भी 50 घंटे बैठी है। सामने जाना, फेस करना, ये कांग्रेस का स्टैंड तो है ही, लेकिन इससे आप नजर नहीं चुका सकते हो कि इस्तेमाल ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का हो रहा है। बताओ मुझे कन्विक्शन रेट क्या है ईडी का, बताओ मुझे। नहीं, मेरे पहले ये तो जवाब दो, संदीप दीक्षित सही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं, बड़े बड़े संदीप दीक्षित सही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं, नवजोत सिद्धू सही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं करप्शन हुआ है, 30-40 हजार करोड़ का हुआ है, सिद्धू जी तो यहां तक बोल रहे हैं। मैं आरोप से हटा नहीं, मैंने आरोप के बारे में कोई बात नहीं कही। जो आरोप हुए हैं हमारे दिल्ली प्रदेश के इकाई ने किए, हमारे नेताओं ने किए, उसके मैं हटा नहीं हूं। मैं इस बात पे चर्चा कर रहा हूं कि जो इस्तेमाल हो रहा है, आप मानते हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की बात कि हाँ केजरीवाल जी ने करप्शन किया है, आप मानते हैं इस बात को? देखिए आरोप हुआ है, एक आरोप किया है, उसकी जांच हो, जांच के लिए जांच में ही तो जाने के लिए बोला था एजेंसी ने सर, आप कह रहे हैं कि सता रहे हैं उनको। हम भी कह रहे नहीं, हम भी कह रहे उन्होंने जाना चाहिए, मैं उनको सता रहे की बात नहीं कर रहा हूं। ओवरऑल आज आप राहगीरे किसी से भी पूछ लीजिए, राह चलते किसी भी इंसान से पूछ लीजिए कि इस देश में जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई करती है, वो जांच करती है या वो राजनीतिक इस्तेमाल, या बीजेपी का जो गठबंधन है, सब तो निकल चुके हैं, और जो लाए हैं जबरदस्ती कॉलर पकड़ के लाए हैं, किसी के पास सांसद भी नहीं है, तो वो लोगों से पूछ लीजिए कि क्या ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई अपना काम करती है या राजनीतिक पिछलग्गू बनके, चरण चुंबक बनके इस देश के प्रधानमंत्री का और इस देश के आज जो भाजपा, प्रियंका कक्कड़ जी उनका भी कहना है कि जाना तो चाहिए केजरीवाल जी को, गए क्यों नहीं? ये तो कांग्रेस भी कह रही है, कांग्रेस के दो नेताओं के बयान सुने आपने, आपको नहीं लग रहा कि इंडिया में कुछ कांग्रेस कुछ अलग खिचड़ी पका रही है? यहाँ पे कुछ बोल रही है, राज्य के नेता कुछ और बोल रहे हैं। बांसुरी जी ने एक बहुत आपत्तिजनक शब्द यूज किया, एक माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री 3 बार के लिए। ले लूंगा अभी आप हाँ, तो मैंने आप उनसे जवाब ले लीजिएगा। मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे आपत्ति है जो बांसुरी स्वराज जी ने भगौड़ा शब्द यूज किया एक लोकप्रिय 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री जी के लिए, जो मोदी जी के वेव में भी 67 और 70 सीट्स लेके आए, जो मोदी जी के गढ़ गुजरात में भी 5 विधायक बना लिए, जो 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट से अपने फेवर में फैसला लेकर आए, जिसको मोदी जी ने पलट दिया। तो मुझे इस शब्द से आपत्ति है, भगौड़ा है जिनको भाजपा ने भगा दिया। यही तो संदीप दीक्षित जी कह रहे हैं, भगौड़ा है। अरे यही शब्द संदीप दीक्षित है, बांसुरी जी अकेले नहीं कह रही हैं, संदीप दीक्षित भी कह रहे हैं। संदीप दीक्षित की क्या पोजीशन है कांग्रेस में? कांग्रेस में क्या पोजीशन है उनकी, जो मैं उनकी बात का जवाब दूं? मैं क्यों जवाब दूं? वो कौन है कांग्रेस में? बांसुरी स्वराज जी एक प्रवक्ता हैं, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, नेशनल टीवी पे बैठी हैं और ऐसे अपशब्द यूज कर रही हैं, इसलिए मैं उनको जवाब दे रही हूं। जो मोदी जी ने कहा था कि भगौड़े दाऊद इब्राहिम को लेकर आएंगे, वो नहीं ला पाए। जो भगौड़ों को भगा दिया, चाहे वो मेहुल चौकसी हो, ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, इनसे पैसे, जो हमारे पैसे लेके इनको भगा दिया गया, ये लोग भगौड़े होते हैं। हमारे मुख्यमंत्री सबके सामने सार्वजनिक तौर पर दिख रहा है कि कहाँ है, और आपको बता रहे हैं कि आप केजरीवाल जी को अगर जेल में डाल भी देंगे तो केजरीवाल जी के विचारों को जेल में नहीं डाल पाएंगे। दूसरी बात, लोंडे भाई ने मुझसे पहले बहुत सारे गिनवाए भ्रष्टाचार के केसेस जहां पर ईडी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, पर
हो नहीं रही, क्योंकि ईडी नहीं है, वो भाजपा का दफ्तर ही है। अब भाजपा के दफ्तर में इन्वेस्टिगेशन ये भी होनी चाहिए जो सीएजी की रिपोर्ट में द्वारका एक्सप्रेसवे का सोने की सड़क आया है, जो आयुष्मान भारत में घोटाला आया है, जो घोटाला आया है, जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप स्कैम स्मृति ईरानी जी की अध्यक्षता में हुआ था, इस पे भी जवाब ले लीजिए कि क्यों कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। तो ये सारा एक खेल है, विपक्ष को आवाज दबाने की एक खेल रचा जा रहा है, क्योंकि मोदी जी को आज की डेट में सब छोड़ गए हैं। AIADMK छोड़ गया इनको, मिजोरम पार्टी, मिजोरम ने कहा कि हम तो स्टेज भी नहीं शेयर करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के साथ। RSS ऑर्गेनाइजर ने कहा कि अब तो मोदी जी के वो चेहरे में बात नहीं रही, कर्नाटका चुनाव हार गए तो अब वो इतना कमजोर हो चुके हैं। अकाली दल ने कहा कि हम नहीं मानते इनको बड़ा भाई। ऐसे ऐसे, और देखिए इन्होंने उनको अपनी पार्टी में लिया जिन्होंने पता नहीं मोदी जी को क्या क्या अपशब्द बुलाए थे, उन लोगों को अपनी पार्टी में छोटे छोटे घटक दलों को लेना पड़ रहा है। तो इनके पास कोई राह नहीं, अब ये क्या करें? अब ये विपक्ष की आवाज को कमजोर करने में लग गए हैं। और अब देखिए जब से इंडिया गठबंधन बना है लगातार इंडिया नाम पे अटैक होने लग गया। कितनी शर्म की बात है ये कि खुद इतनी स्कीम्स इंडिया पे थी, इंडिया नाम पे अटैक करने लग गए, इंडिया के नेताओं पे अटैक करने लग गए। कितना अनहेल्दी कंपटीशन है, इतना डर क्यों है? कर लीजिए ना मुकाबला, स्कीम से दिखा दीजिए आपने अपनी जनता के लिए क्या किया, हम दिखा देंगे हमने क्या किया। आप दिखाइए आपने 25 लाख करोड़ किसके लिए माफ कर दिए, अभी क्यों माफ किए, हम बताएंगे हमने अपनी जनता को 25 लाख करोड़ में क्या क्या दिया। तो ये क्या चल रहा है देश में? दो मॉडल बड़े क्लियर दिखते हैं और ये भाजपा मेरे साथ बैठे ही है जो ईडी चला रही है। ईडी को भगोड़ा शब्द पर आपत्ति है प्रियंका कक्कड़ जी को कि भगोड़ा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के लिए, आपका क्या मानना है? दीपक जी, सबसे पहले नमस्कार। काफी दिनों के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। देखिए, शब्द पे मैं नहीं जाता हूँ, कर्म पे आना चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहते या पार्टी के बाकी वरिष्ठ नेताओं को इस बात पर कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि इस भ्रष्टाचार पे जाके जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले लोग हैं वही आज करप्शन में जेल में। तो जैसे जैसे लोगों की जुड़ रही है कड़ी, एक एक करके पीछे आ रही है हथकड़ी। अब इस बौखलाहट में ये लोग तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं, ये इनको खुद देखना चाहिए। ये तो यही तर्क उनके प्रवक्ता भी देते हैं जो वकालत करते हैं जाके और अपना दलील देते हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। उसके बावजूद भी ये एस्टैब्लिश तो हो ही गया ना कि 338 करोड़ रुपए का प्रॉफिट नहीं हुआ। गलत एस्टैब्लिश नहीं हुआ, झूठ मत बोलिए। मुझे पता है आपको भाजपा की साइड देनी है, पर ऐसे झूठ मत बोलिए, मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाइए। एस्टैब्लिश नहीं प्रियंका जी, आप पढ़िए, एस्टैब्लिश हुआ। आप झूठ बोलेंगे तो मैं टोकूंगी। आप भी वकील हैं, मुझे पता है, यही दलील तो वहां दिया, लेकिन तब भी, लेकिन सुनिए, अरे बोलने तो दीजिए कम से कम। ये हो गए हल्ला करना स्टार्ट कर दिया आपने, हल्ला स्टार्ट कर दिया। 5 से 7% 7% के कमीशन से मेरा मैं विनम्रता से बोल रहा हूँ, आप मेरी बहन है, फैला लिया आपने देश में। 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आ गए, आप अच्छी स्मार्ट हैं, सिटी बन गई, इतना बजट आपने दे दिया। प्रियंका बहन, आप वकील हो, आप समझो। सर आप छोटी बहन है। मैं आपको कह रही हूँ, आप समझो, नेशनल टीवी पे भ्रम फैलाना, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना बंद करना होगा। यही बात आपके नेता कहते थे कि ईडी को झुंझुना मिलेगा, जो कहते हैं ईडी झुंझुना बजाएगा। बार बार बोलो, लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोलते थे कि ईडी को झुंझुना मिलेगा। झुंझुना के बदले आप बताइए दीपक जी, अब बोलने ही नहीं देंगे। प्रियंका जी कंक्लूड करने दीजिए ना उनको। अतुल जी के लिए मेरे पास बड़ा अच्छा सवाल आया, थोड़ा शरारत करेंगे अतुल जी के साथ। धीरेन जी बोलिए, कंप्लीट करिए। चोरी भी, सीना चोरी भी बोलने तो दीजिए प्रियंका जी। यही अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि ईडी झुंझुना बजाएगी। आज झुंझुना के बजाय हथकड़ी बजा रही है। तो अगर भाग रहे हैं, ये कैसा घोटाला है? अरे बात पे आप टोकेंगे, आप एंकरिंग करेंगे कि मुझे बोलने दें। हमारा बजट मुनाफे में हम रेवेन्यू करते हैं, दिल्ली में सबसे कम महंगाई है, बिजली 24 घंटा बिजली है, ये किस तरह का घोटाला हो रहा है? सारी दलील तो आपने दी थी ना कोर्ट में, फिर भी कोर्ट ने तो नहीं आपको राहत दी। कोर्ट तो कह रहा है कि 6 महीना 7 महीना के अंदर में जांच को पूरा करिए। मैंने समझाई। अरे भाई, पीएमएलए की प्रोविजंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो डिक्लेयर हो गई थी वही हम पे थोपी गई। सर समझिए, थोड़ा टेक्निकलिटी है, डिफिकल्ट है, बट समझ सकते हैं। नहीं, सब कोई लोग समझ रहे हैं, उसमें कहने की बात नहीं है। लेकिन आज उसको कर्नाटका में आपके 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं,
ये जल्दीबाजी में अगर जांच होगा तभी जांच निकल कर सामने आएगा प्रियंका जी। लेकिन कर्नाटक में सर भाजपा की 40% सरकार थी जहां पे 8 करोड़ पकड़ा भी गया, आप पहले अपने भ्रष्टाचार पे तो जवाब आप गलत एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप नहीं, गलत नहीं दे रहे। आप सुनिए, 45 करोड़ रुपए तो उसके मुखिया होने के नाते बहुत बड़े लोग हैं, हम बहुत छोटे अरविंद लोग हैं, हम जनता के काम करने आए हैं। आप जो मर्जी झूठ प्रचार कर लीजिए, हम रुकेंगे नहीं। आपने जनता के पैसे को खाया है, आप कैसे जनता के लिए हो रहे हैं? आपने दिल्ली के लोगों को ठगा है, आपने चंद गरीब लोगों के पैसे नहीं, चंद अमीर लोगों के पैसे आपने भी कमीशन उनके बढ़ाए। आप कभी दिल्ली में सड़क पे जाके लोगों से पूछिए अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। मुझे बहुत क्या सोचते हैं अरविंद केजरीवाल जी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पहले लोग कहते थे कि बिहार के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी सबसे भ्रष्ट नेता है, लेकिन आज आपने दिल्ली को भी बदनाम करने का काम किया और आपके नेता ने। और जब आप जवाब देने की बारी आती है, ईडी को सहयोग, ईडी को सहयोग करना चाहिए आपको, तो आप जाके चुनाव प्रचार कर रही हैं। आप किस मुंह से लेके मध्य प्रदेश में जाते हैं? आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप बताइए, मुझे जवाब दीजिए सर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार बार आप ईडी के डायरेक्टर को जो एक्सटेंशन दे रहे हैं वो इल्लीगल है। साथ में कहा कि इससे इंडिपेंडेंस ईडी की अफेक्ट होती है। तो बताइए भाजपा को क्यों एक ही व्यक्ति पसंद है और बार बार उनको एक्सटेंशन दे रहे हैं? बताइए सर। आपने देश जानना चाहता है सर, बताइए। हाँ बिल्कुल, मैं देश की जनता को ही बता रहा हूँ और आपको भी। ईडी के सामने आपने जाके धरना दिया था, आपके पार्टी के लोगों ने धरना दिया था कि गलत ईडी कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसी बात को कहा है तो क्या आप जाएंगे कोर्ट के सामने धरना देने के लिए? जरा मुझे बताइए, इसका जवाब दीजिए। कोर्ट का कौन चलाता है? कोर्ट तो भाजपा नहीं चलाती है ना। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट का कौन चलाता है? एक्सटेंशन दिया है। अच्छा, आप झगड़ते नहीं प्रियंका जी, वापस आते हैं बहस पे। अतुल जी, कांग्रेस कहीं डबल गेम तो नहीं कर रही? भाई अगर आम आदमी पार्टी कमजोर होगी दिल्ली के अंदर तो कांग्रेस मजबूत होगी, बट नेचुरल। वही संदीप दीक्षित कह रहे हैं। और अगर पंजाब में ये कमजोर होती है, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कमजोर होती है, तो कौन बाय डिफॉल्ट कौन मजबूत होगी? कांग्रेस मजबूत होगी। तो कहीं यहाँ डबल गेम तो नहीं चल रहा है इंडिया वालों का कि भाई केजरीवाल जी अगर जा रहे हैं तो जाने दिया जाए धीरे से, थोड़ा कहने के लिए मिजाज पुरसी कर दी जाए कि नहीं गलत इस्तेमाल हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है, आरोप तो अपनी जगह है। कहीं ये डबल गेम तो नहीं कर रही है कांग्रेस? समझदार पार्टी कर सकती है सर। दीपक जी, कांग्रेस पार्टी सामने से लड़ती है, राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक हथियारों से लड़ती है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, जो मैं कह रहा हूं वो भी राजनीतिक हथियार ही है। तो भाई हमने जो किया है और जो करते हैं, जो नीति नहीं, वो राजनीतिक हथियार लोकतंत्र में नहीं हो सकता, वो कमजोरों का हथियार है। मुझे एक बात बताइए, चलो दीपक जी, जन लोकपाल के लड़ाई पे कांग्रेस को बदनाम किया गया। अब बताइए मुझे, लोकपाल कौन है? किसने किया? अरविंद केजरीवाल ने किया। लोकपाल कौन है जिसके साथ आप खड़े हुए हैं? मैंने थोड़ी किया। अरविंद केजरीवाल ने किया जन लोकपाल पे आपको बदनाम। दीपक भाई, अरविंद केजरीवाल ने किया। अन्ना हजारे का आंदोलन मैंने कवर किया था। चलो बांसुरी जी, लोकपाल का नाम बताइए। लोकपाल का नाम बताइए। अरे इनसे पूछिए ना प्रियंका जी से। किसी को लोकपाल तो इनका प्री सब्जेक्ट है। दबा के रखा है, दबा के, अरे दबा के रखा है। सवाल तो प्रधानमंत्री से होंगे। भाई कहां तक बचाएंगे? भाई कहां तक बचाएंगे? ये लोग भ्रष्ट है, किसको बचाएंगे? आम आदमी पार्टी कोनराड संघ जो है, कोनराड संघ उसको कहा था, ये सारे लोग करप्ट हैं। धीरेन्द्र भाई मेरी बात रहने, धीरेन्द्र भाई मुझे बात करने दीजिए ना। आप तो सत्ता के साथ रहे हो हरदम, आप तो हमारे साथ भी रहे हो। किस मुंह से आरोप करते हो? आप हमारे साथ, लेकिन प्रियंका जी ने मुझे नहीं बोलने दिया, इसलिए मैं उनको भी नहीं बोलने दूंगा। आप तो मलाई खाते हो चारों तरफ से। नहीं, मलाई की परंपरा आपकी पार्टी में रही है। मलाई की परंपरा आप क्या रही है? भ्रष्टाचार की गंगोत्री आप है। अब आपसे जेपीसी बिठाइए सर, जरूरी है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अरे चोर मचाए शोर। देखिए दीपक भाई, मुझे बात करने दीजिए, मुझे मेरी बात रहने दीजिए। करिए अतुल जी। अरे धीरेन्द्र भाई बोल नहीं दीजिए। अतुल जी से मैंने बड़ा काम का सवाल पूछा है। अतुल जी मन मुस्कुरा रहे सवाल सुन के। कोई कमजोर होगा तो मजबूत होगी। सही है, राजनीति में सही होता है। धीरज भाई, दीपक जी, धीरज भाई, आप हमारे साथ भी सत्ता में थे, इनके साथ भी सत्ता में हैं। आपको बोलने का अधिकार नहीं। आपके साथ भ्रष्टाचार में नहीं थे ना? अरे आपके साथ चोरी में नहीं थे ना? नहीं, पूरा नहीं, चोरी से तो बचे ना। अरे आप चोर भ्रष्टाचार में आपके साथ तो नहीं है ना? अच्छा करिएगा तो साथ रहूंगा। आप लोग चोर मौसेरे भाई है, भ्रष्टाचारी है, इसलिए आप अच्छा कर रहे थे ना। इसका मतलब हम अच्छा कर रहे थे, सत्ता से बाहर हो गए तो अच्छे नहीं है हम।
पकड़े गए धीरेन्द्र भाई, जारी है भाई आप पकड़े गए भाई, जब आपकी चोरी पकड़ी गई ना तब हम लोग अलग हो गए। आपकी चोरी पकड़ी गई, हम लोग अलग हो गए। हाँ 40 चोरों के साथ बैठे हो आप, अली बाबा हो आप। अरे नहीं, आपसे बड़ा कौन है? कांग्रेस के बारे में बच्चा जानता है कि सबसे बड़ा पार्टी कोई नहीं है, ये सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी। देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री उनके डायस में जाके बैठे हैं, उनके डायस में जाके बैठे हैं। टोटल टॉप लीडर देश के आम आदमी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला गया? आम आदमी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला गया कि सभी टॉप लीडर को फंसाया जा रहा है। क्यों फंसाया गया? अरे सुनो ना भाई, आप लोग के सारे टॉप लीडर। सुनो ना भाई, धीरेन्द्र भाई रुक जाइए, धीरेन्द्र भाई, अतुल भाई कंक्लूड करिए। राजस्थान कांग्रेस दिख रहा है, जयपुर में लड़ाई लड़ रहे हैं। दीपक जी नहीं बोलने दूंगा। अरे मत ऐसा मत करिए धीरेन्द्र भाई, नाराज मत होइए। मैं जयपुर में नहीं, बराबर है ना, अभी क्या चोरी पकड़ी गई तो बोलने नहीं देंगे, नाराज मत हो धीरेन्द्र भाई। अरे चोरी तो आपकी पकड़ी गई ना, सब लोग बेल पे, आप लोग सभी लोग बेल पे हो। चोरी तो आपकी पकड़ी गई है। एक बात बताओ, अरे आप लोग सारे लोग कांग्रेस के एक नेता में भी एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। अच्छा अतुल भाई, एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। अतुल भाई आपको याद आया था ना जन लोकपाल पे आपको बदनाम किया, वो अरविंद केजरीवाल जी ने किया था। सुनो मेरी बात सुनो दीपक जी, अभी 2G के आरोप में जज ने कहा कि मैं 11 बजे से 7 बजे तक बैठा रहा, मैंने सबूत का इतना चिट्ठा भी नहीं लाया, सबके सब एक्विट हो गए। और ये क्या बात करते हैं धीरेन्द्र भाई, चोरों के साथ बैठे हो, चोरों जैसी बात। अरे आपसे बड़ा, आपके पार्टी से बड़ी चोर पार्टी, क्या अधिकार है देश का पहला भ्रष्टाचार नेहरू जी के जमाने में हुआ। जीप घोटाले करने वाले, क्या किया? जीप घोटाला किया आपने। आपने देश में परंपरा घोटाले के साथ, आप घोटाले के गंगोत्री हो, आप देश के घोटाले के गंगोत्री हो। जीप घोटाला कांग्रेस ने सबसे पहले किया। आरोप करने के कहा आप लोग तो घोटाले आप इस आरोप प्रत्यारोप से ऊपर हटते हैं, बांसुरी के पास चलते हैं। बांसुरी, आपने सबकी बात यहाँ पे सुन ली, आपको क्या लगता है पॉलिटिकली? और प्रियंका जी ने कहा कि आपने भगोड़ा शब्द का इस्तेमाल गलत किया है। प्रियंका जी का आपका सवाल मैंने पूछ लिया जी। अरे वो भी पूछो ना जी, मैं सबको रिस्पॉन्ड करूंगी। पहले बात तो भावना गवली वाला जी को बता दीजिए कि वो आ गई आपके साथ और छूट गई वो। नहीं, मैं सब चीज का जवाब देती हूँ। सबसे पहले तो बिल्कुल अतुल भाई, आप मेरे बड़े भाई हैं, जरूर मेरे जवाबों में कुछ मादा होगा कि आपको बुरा लगा, लेकिन हाँ, मुझे डांटने का पूरा अधिकार आपको है। आपने मुझसे पूछा कि लोकपाल का नाम बताइए, उनका नाम है प्रदीप कुमार मोहंती, फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं झारखंड हाईकोर्ट के। दूसरी बात अतुल भाई, आपने बोला कि सुषमा स्वराज के संस्कारों में पली हूं। हाँ बिल्कुल पली हूं। सुषमा स्वराज का संस्कार था ना दयनम ना पलायनम, ना डरेंगे ना भागेंगे। अरविंद केजरीवाल जी हमेशा कहते थे कि हम जांच से नहीं डरते, लेकिन आज वे या तो उनका कॉन्डक्ट, यानी ये जो आज जांच में वो नहीं गए हैं, या तो अहंकार की चरम सीमा है, क्योंकि वो हमेशा, उन्होंने तो विधानसभा के सत्र में भी कहा कि भाई हम हैं दिल्ली के मालिक। तो या तो यह अहंकार की चरम सीमा है कि उनको लगा कि एक मैंडेटरी समन उसको वो वायलेट करेंगे और उसका जवाब नहीं देंगे और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के सामने नहीं जाएंगे, या फिर मैंने बोला कि कायरता का पर्याय है। मैं जानती हूं कि प्रियंका जी को ठेस लगी क्योंकि मैंने उनके लीडर के बारे में ये बात बोलना, लेकिन मैं पूछना चाहूंगी प्रियंका जी से कि जब प्रिविलेज रूल्स को वायलेट करते हुए और मिसयूज करते हुए विधानसभा के सत्र में, विधानसभा के फ्लोर में किलो किलो भर, मुंह भर भर गालियां देते हैं, जब आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, तब भाषा के संयम का क्या होता है? रामलीला मैदान में भी आकर आदरणीय केजरीवाल जी ने क्या मुंह भर भर के गालियां दी थी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, तब भाषा के संयम का क्या होता है? मैंने आज भाषा का संयम नहीं तोड़ा। मैं जानती हूं कि आपको ठेस पहुंची, लेकिन मैं माफी चाहती हूं और ये बोलना चाहूंगी आपको प्रियंका जी, आपको ठेस मेरे शब्दों से नहीं पहुंची, आपको ठेस पहुंची है आपके अपने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के आज के इस कॉन्डक्ट से, जहां पे वो भागकर पलाए कर ईडी के समक्ष नहीं गए। दूसरा, आपको ठेस पहुंची है आप आम आदमी पार्टी के लीडर्स के इस कॉन्डक्ट से, जहां पर आम आदमी पार्टी चुनी गई थी दिल्ली की जनता से। क्यों? क्योंकि वो एक एंटी करप्शन प्लैंक पर आई थी, लेकिन आज के दिन वो सर से लेकर पांव तक
भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। संजय सिंह जेल में है, सत्येंद्र जैन उनके घर से गोल्ड भी बरामद हुआ था, कैश भी बरामद हुआ था। आज अगर वो बेल पे है तो केवल मेडिकल बेल पे है। अमानतुल्लाह खान, उनके यहाँ पे ईडी की रेड क्यों हुई? क्योंकि इलीगल रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ वक्फ बोर्ड का। उसके बाद हम बात करते हैं मनीष सिसोदिया जी की। 6 बार ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, 3 बार ईडी के केस में, 3 बार सीबीआई के केस में, 6 बार उनकी बेल जो है रिजेक्ट हुई है। आज आप मुझे ये बताइए, आपको ठेस क्यों नहीं पहुंचेगी? क्योंकि आपके लीडर्स आपके साथ और दिल्ली की जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। ठीक है, 30 सेकंड प्रियंका जी आपके, 30 सेकंड अतुल जी के और 30 सेकंड बांसुरी जी के, इतना ही वक्त बचा मेरे पास। मुझे सबसे ज्यादा ठेस पहुंची थी बांसुरी जी जब हमारे प्रधानमंत्री दीदी और दीदी कह के महिलाओं को संबोधित करते हैं, या फिर महिलाओं को जर्सी गाय बुलाते हैं, या फिर महिलाओं को फ्रूप नखा बुलाते हैं, तो मुझे तब बहुत ठेस पहुंची थी। और ठेस पहुंची जब वो मणिपुर से मुंह मोड़ लेते हैं। देश में आज चरम पे बेरोजगारी है, देश में आज चरम पे महंगाई है और कुछ नहीं करते। तो अतुल लोंढे जी आपके 30 सेकंड, फिर मेरे मुख्यमंत्री में देश की सबसे कम महंगाई। देखिए बांसुरी जी को अगर नाम पता होता लोकपाल का तो वो तभी बता देती, उन्होंने बाद में नेट से देखकर बताया है। पहली बात। दूसरी बात, अगर मैंने कहा था अगर आप सुषमा स्वराज जी के संस्कार होते हैं तो सत्यपाल मलिक जैसे बात करती है, संस्कार आपके ऊपर। नरेंद्र मोदी जी नहीं सुनो ना, मैं भी बीच में नहीं बोला आपके, आपने इतना बोला, मैं भी तभी नहीं बोला। आपके ऊपर अभी संस्कार है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के, भाजपा वाले, वो अटल बिहारी वाजपेयी वाले भाजपा का संस्कार आपके ऊपर नहीं है। क्योंकि आपने भावना गवली का मुझे जवाब नहीं दिया, आपने हेमंत बिस्वा शर्मा का जवाब नहीं दिया, आपने 4 टीडीपी के सांसद जिनके ऊपर एकदम सीरियस इंक्वायरी चल रही थी, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी तीनों की, उनके बारे में आपने जवाब नहीं दिया। आपने वो जवाब सब टाल दिए हैं जिसके जवाब जनता को मालूम। ठीक है बांसुरी, लास्ट 30 सेकंड आपके। मैं ये कहूंगी कि अगर अरविंद केजरीवाल जी का गरेबान साफ है, अगर उनका दामन साफ है, तो उनको जाकर ईडी के समक्ष जवाबदेही करनी चाहिए। भावना गवली, हेमंत बिस्वा शर्मा, जवाब देना चाहिए। मुकुल रॉय, आज के दिन शिवेंदु अधिकारी, अतुल जी मैंने आपको मेरी बात खत्म कर दी, मुझे मेरी बात खत्म करने दीजिए। मैंने आपका बहुत आदर करा है, आप मेरे बड़े भाई हैं, मुझे जवाब ही नहीं देते ना दीदी। सिंपल सी चीज है। दीपक भाई, आप ये होने देंगे या मैं अपनी बात खत्म करूं? नहीं अतुल भाई कंक्लूडिंग कमेंट है, मेरे पास वक्त भी नहीं, प्लीज बांसुरी, सबको अपना अपना जवाब देने का अधिकार है। बांसुरी किसी के पास भी ये अधिकार होता है कि वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ये बोले कि मैं आज नहीं आ सकता, लेकिन उसके लिए कोई एक ऐसा रीजन समक्ष में रखे उनके सामने कि भाई मैं किसी और दिन आ जाऊंगा। लेकिन अगर आप पत्र देखें जो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने भेजा है ईडी को, उसमें उन्होंने केवल ईडी को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करी है और उन्होंने सीधा, मैंने कहा ना, या तो अहंकार की चरम सीमा है या फिर कायरता का पर्याय है कि उन्होंने बोल दिया मैं आऊंगा ही नहीं। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा।